दोस्तों नमस्कार। ईरान को आजादी चाहिए, इस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, खुले तौर पर कर रहे हैं। ईरान खुले तौर पर कह रहा है अगर युद्ध हुआ तो फिर इजराइल और अमेरिका उसके निशाने पर होंगे और सिर्फ 24 घंटे का वक्त लगेगा और वो परमाणु हथियारों से लैस होगा। इजराइल कह रहा है युद्ध खत्म हुआ नहीं है और इन सब के बीच रूस और चीन ने खुले तौर पर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज यानी यूरोप के देश अमेरिका या ट्रंप के उस पहल के साथ खड़े हैं जहां पर उन्हें लगता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाना चाहिए। लेकिन तख्ता पलट होने की परिस्थिति में दुनिया के तमाम देशों के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप है। अगर इसी तरीके से अमेरिका वेनेजुला के बाद ईरान में तख्ता पलट कर देता है तो फिर कोई देश नहीं बचेगा। और खास तौर से इस बात की चिंता मिडिल ईस्ट के भीतर है, एशियाई देशों के भीतर है और यह सवाल कहीं ना कहीं भारत के भीतर भी है। और इन तमाम परिस्थितियों में दुनिया की बदलती हुई कूटनीति, उसमें अमेरिका खुद कहां पर खड़ा है और चीन को लेकर वह जो चक्रव्यूह बनाना चाहता है उसमें भारत की भूमिका क्या वाकई बड़ी हो चली है। क्योंकि कल वाशिंगटन में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है और पहली बार उस बैठक में भारत को भी निमंत्रण दिया गया। उस वक्त निमंत्रण दिया गया जब रेयर मटेरियल्स को लेकर भारत चीन के साथ समझौता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया है, लेकिन भारत चीन के करीब जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका के भीतर बेचैनी है और खास तौर से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के भीतर भी यह आवाज है, यह आप कैसे कर सकते हैं कि भारत उस खेमे में चला जाए जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कितने घंटों का वक्त है जब ईरान पर इजराइल हमला ना कर दे और कितने घंटों का वक्त है जब ईरान परमाणु हथियारों से लैस ना हो जाए। इन तमाम परिस्थितियों के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास है जिसके मुताबिक ईरान अपने तौर पर अपने आर्मी को न सिर्फ खड़ा कर रहा है बल्कि पहली बार चीन की तरफ से जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर प्लेन है, वह भी उसे दिए जा रहे हैं। मिसाइल फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। जो सोडियम पैट्रियट होता है जो कि की मटेरियल है मिसाइल के लिए, उसकी तैयारी ईरान लगातार कर रहा है और 2000 से ज्यादा मिसाइल वो तैयार एक झटके में कर लेगा। और इन सब के बीच न्यूक्लियर बम, उसके लिए जो यूरेनियम सप्लाई है वह भी चीन कर रहा है और सीक्रेट साइट्स पर जो ईरान के हैं वहां पर न्यूक्लियर बम 24 घंटे के भीतर बन जाएंगे। 11 न्यूक्लियर बम का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। 4th जनरेशन फाइटर प्लेन आर्मियों को एक लिहाज से खड़े करना और इन सब के बीच तेल अवीव के भीतर इस बात की मशक्कत है कि अमेरिका कब कौन सा रुख अख्तियार करेगा और उसको कौन सा निर्देश देगा। क्योंकि चंद घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जब यह लिखा कि ईरान इस कदर आजादी की तरफ देख रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तो दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर, पार्लियामेंट में बैठे स्पीकर ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया इजराइल और अमेरिका दोनों उसके निशाने पर होंगे। नशवी بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی. ये ईरान के स्पीकर थे जो खुले तौर पर इजराइल और अमेरिका पर हमले का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। यानी पहली बार
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर युद्ध की परिस्थितियों के बीच अमेरिका भी खड़ा है और अमेरिका को लेकर यूरोपीय देश, नाटो कंट्रीज, इनकी भूमिका ईरान को लेकर अलग है और ग्रीनलैंड को लेकर अलग है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन कंट्रीज खुले तौर पर कह रही है कि यह नाटो पर हमला होगा और दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर यह भी सवाल है, क्या ट्रंप चाहते हैं कि नाटो खत्म हो जाए? तो नाटो को खोखला बनाने के लिए उन्होंने यह पहल की है ग्रीनलैंड को लेकर, और दूसरी तरफ नाटो मजबूत रहे इसको लेकर नाटो कंट्रीज अमेरिका के पीछे खड़ी है ईरान में तख्ता पलट को लेकर। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि इन सब के बीच भूमिका सिर्फ नाटो कंट्रीज या अमेरिका और ईरान भर की नहीं है या इजराइल भर की नहीं है। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट के भीतर इस बात को लेकर भय है कि अगर अमेरिका ईरान में तख्ता पलट कर देता है तो फिर एशियाई देशों में कौन बचेगा, मिडिल ईस्ट देशों में कौन बचेगा जिसे वो अपने इशारे पर नहीं नचाएगा? यह सवाल कहीं ना कहीं टैरिफ या ट्रेड डील को लेकर उलझी हुई परिस्थितियों में भारत के सामने भी है और भारत के लिए यह मुश्किल सबब है। शायद इसीलिए भारत अपनी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए चीन के साथ संबंध प्रगाढ़ बना रहा है। पुराने प्रतिबंध खत्म करने की दिशा में फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है और यह माना जा रहा है कि 5 बरस पहले जो प्रतिबंध चीन की कंपनियों पर लगाए गए थे कि वो भारत के भीतर किसी भी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी सरकारी योजनाओं को लेकर जो बिडिंग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती है उसमें चीन नहीं करेगा, वो सब कुछ खत्म करने की प्रक्रिया में भारत आ रहा है। और अगर अमेरिका इस तर्ज पर दुनिया के सामने यह मैसेज ट्रंप देना चाहते हैं कि वो जिसे चाहे जैसे डिगा देंगे, तो अगर ईरान को लेकर यह सवाल है तो यह सवाल ट्रेड डील को लेकर भारत के सामने भी होना चाहिए। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सोमवार को यानी कल वाशिंगटन में G7 यानी विकसित देशों की जो पूरी कतार है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है और यूरोपीय यूनियन भी है, वहां पर दुनिया भर के भीतर जो क्रिटिकल मिनरल यानी जो दुर्लभ और रणनीतिक खनिज है उस पर चर्चा होनी है। और चर्चा की बेसिक लाइन यह है कि किसी भी हालत में चीन ने इस दौर में जिस तरीके से क्रिटिकल मिनरल को लेकर दुनिया के भीतर अपनी रफ्तार को अपने हाथ में रख लिया, यानी एक संकट पैदा कर दिया, उस संकट के दायरे में अमेरिका भी आया, उसे भी डील करनी पड़ी। सोयाबीन चाहता था चीन, उसने सोयाबीन देना शुरू किया, उसकी एवज में बहुत लिमिटेड तरीके से क्रिटिकल रेयर मटेरियल्स देना शुरू किया चीन ने। इन सब के बीच अब जापान पर रोक लगा ली है कि वहां पर वह क्रिटिकल रेयर नहीं देंगे। इन सवालों के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस G7 की बैठक में पहली बार भारत को निमंत्रण दिया गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है। ऑस्ट्रेलिया को भी बैठक दिया गया, लेकिन भारत को बैठक देने का मतलब क्या है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो अमेरिका के साथ अक्टूबर के महीने में ही चीन के दबाव को रोकने के लिए लगभग $8.5 मिलियन का एक क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में अमेरिका के साथ रणनीतिक रिजर्व रखने की दिशा में काम शुरू किया। और जो वाशिंगटन में बैठक होने वाली है उसमें चीन को ही निशाने पर लिया गया है, क्योंकि न्यूनतम कीमतों की गारंटी चाहिए, घरेलू आपूर्ति हर उस देश को होगी जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा, और चीन के बाहर उन देशों को रहना होगा, उनके साथ कोई डील चीन की नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में भारत को निमंत्रण दे दिया गया। महत्वपूर्ण यह भी है कि भारत के भीतर भी चीन या अमेरिका, इसको लेकर एक सवाल तो है, लेकिन अमेरिका ना तो ट्रेड डील कर रहा है, ना टैरिफ को लेकर समझौता है, और इन सब के बीच जिस लिहाज से वेनेजुला, कोलंबिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, अब ईरान, ये तमाम देशों को लेकर अमेरिका जो धमकी दे रहा है, उसमें भारत के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थितियों में यह सवाल तो है, ट्रेड डील की जाए, अपनी आर्थिक परिस्थितियां देखी जाए, अपने करीबी देशों के साथ संबंध बनाए जाए, या अमेरिका जिस डील को अपनी शर्तों पर चाहता है उन शर्तों को मान लिया जाए। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच कम से कम रेयर मटेरियल को लेकर भारत को तकनीक चाहिए, फंडिंग चाहिए, जो सप्लाई पार्टनरशिप है वो चाहिए, और खास तौर से भारत के भीतर अब सरकारी कंपनियों को भी विदेशों से खनिज संपत्तियों को अधिग्रहण करने के रास्ते खोजने को कहा गया है, यानी प्राइवेटाइजेशन,
रेयर मटेरियल को लेकर भारत दुनिया के दूसरे देशों से भी करे। दरअसल यह बीच का मैसेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को एक तरफ निशाने पर अमेरिका ने लिया। भारत जैसे ही चीन के पक्ष में गया, अमेरिका ने G7 में फाइनेंस मिनिस्ट्रीज की बैठक में भारत को निमंत्रण दे दिया। इसी तरीके से ईरान के भीतर तख्ता पलट, सत्ता पलट या कहें वहां पर जब ईरान के लोगों को चाहिए आजादी, इसका जिक्र अमेरिका कर रहा है। इसी बात का जिक्र वहां पर खामेनी ने बकायदा एक सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए कहा, 14 दिनों तक युद्ध चला, उसमें कितने ईरानी मारे गए, तो फिर ईरान के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा कैसे हो सकता है, इसे ईरान के लोग समझे। ईरान के भीतर तकरीबन 100 शहरों में हिंसा हो रही है। जो लोग मारे गए हैं उनकी तादाद 217 से ज्यादा है। 2600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों की मौत हो गई उनकी तादाद हजारों में है। जो अलग अलग रिपोर्ट्स दुनिया के अलग अलग एजेंसीज के जरिए आ रही है, और न्यूयॉर्क टाइम्स भी जो इंडिकेट कर रहा है कि दरअसल कहीं ज्यादा भयावह स्थिति ईरान के भीतर है। लेकिन अगला सवाल है इन सब के बीच, न्यूयॉर्क टाइम्स ही कह रहा है कि अब चीन ने यूरेनियम सप्लाई करना ईरान को शुरू कर दिया है। वो खुद कह रहा है कि सीक्रेट जगहों पर मिसाइल्स और परमाणु बम बनाने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है। यानी जिस समय इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था, उस वक्त अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर ट्रंप यह कहने से चूके नहीं थे कि ईरान किसी भी हालत में अब परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, हमने उसके तमाम जगहों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। लेकिन अब ईरान दावा कर रहा है और चीन खुले तौर पर मदद कर रहा है। रशिया भी स्ट्रेटेजिकली मदद करना शुरू कर चुका है, और कोई इस पूरे इलाके में नहीं चाहता है कि ईरान का तख्ता पलट अमेरिका इस ताकत के साथ करे, जहां पर एशियाई कंट्रियों के भीतर, एशियाई देशों के भीतर, और उसमें भी ब्रिक्स और एससीओ देश जो शामिल हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके भीतर यह सवाल है क्या अमेरिका इस लिहाज से अब एशियाई देशों में घुस सकता है। लेकिन ईरान के भीतर का नजारा और बड़ी तादाद में वहां पर जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर एक बेचैनी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो है। कोई भी इन तस्वीरों को देख के कह सकता है कि ईरान के भीतर सत्ता के खिलाफ इस वक्त वहां के लोग सड़कों पर हैं। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लोग सड़कों पर हैं, उस दौर में क्राउन प्रिंस पहलवी अमेरिका में बैठकर वीडियो मैसेजेस ईरान के लोगों के लिए भेज रहे हैं। यानी 50 साल पहले जब वो अमेरिका चले गए, तो अब अमेरिका ईरान में तख्ता पलट चाहता है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, और वहां पर लोग चाह रहे हैं कि क्राउन प्रिंस पहलवी सत्ता में आ जाएं। तो क्या सब कुछ इतना आसान है? शायद इसीलिए चीन खुलकर अब परमाणु हथियारों से ईरान को लैस कर रहा है। लेकिन जो ईरान के भीतर हो रहा है, उसको देखकर ट्रंप खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी मदद के लिए तैयार हैं। कई दृश्य इस दौर में सामने उभरते हैं। एक तरफ तो ट्रंप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो उन्होंने लिखा। दूसरी बात है कि जो क्राउन प्रिंस पहलवी अमेरिका में बैठकर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं लोग सड़क पर उतरना जारी रखें। सड़क पर उतरे लोगों की रक्षा के लिए अमेरिका कह रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम दखल दे देंगे। इस दखल का इंतजार इजराइल कर रहा है। और इन सब के बीच लंदन की सड़कों पर जो ईरान के दूतावास है, वहां पर इस्लामिक गणराज्य का झंडा हटाकर 1979, जब इस्लामिक क्रांति से पहले जो इस्तेमाल होने वाला झंडा था, यह झंडा शाह के दौर का था, और उस दौर के वक्त का उस झंडे को लंदन की सड़कों पर एक युवक दूतावास पर चढ़कर लगा देता है। नीचे नारे लगने लगते हैं, फ्री ईरान, डेमोक्रेसी फॉर ईरान।
यानी इन तीन परिस्थितियों को एक साथ देखिए और फिर जरा समझने की कोशिश कीजिए। همیهنانم شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده‌اید. तो क्या वाकई ईरान का तख्ता पलट तय है? और क्या वाकई दूसरी तरफ ईरान अगर परमाणु हथियारों से लैस हो जाएगा तो दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में, वह भी परमाणु युद्ध की दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगी? ये सारे सवाल इस वक्त इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि एक मैसेज जो वेनेजुएला से निकल कर आया उसने अमेरिका की आर्थिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में ट्रंप को लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या ईरान के भी तेल भंडार और मिनरल भंडार पर अमेरिका की नजर है? और जिस तरीके से चीन भी रोड एंड बेल्ट परियोजना को दुनिया के 150 देशों के साथ जोड़ चुका है, उसमें उसकी ताकत को चुनौती अब अमेरिका या कहें ट्रंप अपनी आर्थिक ताकत से देना चाह रहे हैं। यानी यह लड़ाई आर्थिक ताकत बनने की है। दुनिया के भीतर जहां जहां तेल मौजूद है, जहां जहां मिनरल्स मौजूद हैं, वहां पर अमेरिका अपनी ताकत के साथ कब्जा करना चाहता है। क्या इस परिस्थिति में चीन और रशिया ईरान के साथ अगर खड़े हैं तो क्या यह युद्ध की घोषणा होगी? इन तमाम परिस्थितियों के बीच ध्यान दीजिए हो क्या रहा है। कल ही बेंजामिन नेतन्याहू से बात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत क्या हुई यह तो बात नहीं आई सामने, लेकिन यह बात जरूर सामने आई कि दरअसल यूरोपीय यूनियन भी जिस तरीके से अब अमेरिका के साथ खड़ा है और यूरोपीय कमीशन जो एक वक्त आर्थिक मुद्दों को लेकर भारत और चीन के साथ रिश्ते बनाने की दिशा में था, ईरान को लेकर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वेन ने जो सोशल मीडिया पर क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि तेहरान की सड़कों और दुनिया भर के शहरों में आजादी की मांग कर रही ईरानी महिलाओं और पुरुषों के कदमों की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने आगे लिखा कि बोलने, इकट्ठा होने, यात्रा करने और सबसे बढ़कर आजादी से जीने की आजादी, यूरोप पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। हम इन जायज प्रदर्शनों के हिंसक दमन की कड़ी निंदा करते हैं। हम सभी जेल में बंद प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं। अब इन सब के बीच जो लड़ाई है वह ईरान के भीतर अब पहली बार खुले तौर पर यह कह दिया गया, जो भी लोग सड़क पर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए। जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं उनको कहा गया सबके खिलाफ आप कार्रवाई करने की शुरुआत कर दीजिए। और ईरान के जनरल प्रोसिक्यूटर काज़ेम मोआदेही ने बाकायदा न्यायिक अधिकारियों को जो मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, उसमें कहा कि दंगों में शामिल सभी लोगों पर एक ही आरोप तय करें, खुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना, जिसकी सजा मौत है। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ईरान की जनता वहां पर आकर खड़ी हो गई बीच में। अब उसको किस तरीके से आजादी, आर्थिक ताकत, नई विश्व व्यवस्था, इस विश्व व्यवस्था में ताकतवर देशों का आपसी टकराव और नई स्ट्रेटेजिक परिस्थितियों में कौन कहां पर खड़ा है, यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा है। क्योंकि यही यूरोपीय यूनियन जो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप कह रहे हैं उसके वो खिलाफ है, वेनेजुएला को लेकर जो हुआ उसके वो खिलाफ है, ग्रीनलैंड के बाद कनाडा की सड़कों पर भी अब विरोध हो रहे हैं और कनाडा की सड़कों पर ईरान के पक्ष में लोग आकर खड़े हो गए हैं। अपने तौर पर अपनी मुद्दों और अपनी नीतियों को लेकर तेल अवीव में भी
नेतान्याहू का विरोध हो रहा है, अमेरिका के भीतर ट्रंप का विरोध हो रहा है। यानी यह एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे चुका है जिसमें ट्रंप या कहें अमेरिका का अगला कदम कौन सा होगा। अगर ग्रीनलैंड को लेकर होता है तो फिर नाटो कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन क्या करेगी। अगर ईरान को लेकर होता है तो चीन और रशिया क्या करेंगे और मिडिल ईस्ट क्या कहेगा। और अगर इन दोनों परिस्थितियों से हटकर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक ताकत बनने के लिए एक नए सौदेबाजी के तौर पर यह एक सामरिक युद्ध की परिस्थितियों में लोगों को झोंकना होता है तो फिर यूनाइटेड नेशन क्या सोचेगा। ये सारे सवाल इस वक्त इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि कनाडा के भीतर भी यह सवाल है कि आप कनाडा को 51 स्टेट बनाना चाहते हैं। अपना जो 50 स्टेट है आपके, उसमें 91 गणराज्य बनाने का आपका जो सपना है उसको पूरा होने हम नहीं देंगे। ग्रीनलैंड पर जो आप कब्जा करना चाहते हैं उसमें आप रूस और चीन की बड़ी कंपनियों की मौजूदगी बतला रहे हैं, नौसेना की बढ़ती गतिविधियां वहां पर आप बतला रहे हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 3 सवाल सबसे बड़े हैं। अलग अलग देशों को लेकर ट्रंप की अलग अलग रणनीति पर दुनिया के अलग अलग देशों का नजरिया क्या वाकई अलग अलग है। दूसरी परिस्थिति, अगर चीन खुले तौर पर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है वो बतलाती है कि अगर परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान बढ़ चुका है और 24 घंटे के भीतर वो 11 परमाणु बम बना लेगा, 2000 से ज्यादा मिसाइल बनाने की क्षमता उसके पास आ जाएगी, तो फिर रास्ता क्या होगा उस दिशा में जहां पर अमेरिका और इजराइल खास तौर से कह रहा है कि युद्ध ईरान के साथ अभी रुका नहीं है, थमा नहीं है। और तीसरी परिस्थिति भारत जैसे देशों की है जो अपनी अर्थनीति को मजबूत करने के लिए किस रास्ते पर जाएं और किस रास्ते का कितने वक्त तक इंतजार करें। और उस प्रक्रिया के भीतर कभी अमेरिका किसी डील की दिशा में आगे बढ़े, कभी चीन के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत उसके साथ समझौते की दिशा में बढ़े। मैसेज एक ही है, भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। भारत स्वतंत्र देश के तौर पर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। यह तो भारत के संदर्भ की बात है, लेकिन उससे आगे की परिस्थिति है क्या वाकई पहली बार यूरोप, अमेरिका और एशियन कंट्रीज और उसमें भी चीन, रशिया, ईरान और भारत बिल्कुल एक नए ग्रुप के तौर पर इस किसी भी घटना के बाद उभर कर सामने आएंगे और दुनिया बिल्कुल 2 हिस्सों में बंटती हुई दिखाई जो दे रही है वो आने वाले अगले चंद घंटों में किसी भी दिशा में चीजें जा सकती है। ये मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद की राजनीतिक सुरक्षा के लिए बनाया है या फिर अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाने के लिए बनाया है या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका की ताकत का एहसास करने के लिए किया है। शायद इम्तिहान तो ट्रंप का भी है या फिर इम्तिहान तो ट्रंप का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।